तरफ से मेजर्स आए हैं और जैसे आपने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह के हमने पॉलिसी चेंजेस आते हुए देखे हैं, क्लियरली काफी सपोर्टिव रहे हैं इस सेक्टर के लिए। संयम, अगर फुल ऑन यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो क्लियरली खरीदारी यहाँ पर बढ़ी है। जैसे कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हर सालाना यहाँ पर 700-800 टन सोने का इंपोर्ट है और ज्वेलरी डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफी बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो सोना खरीदा जाता ही है, लेकिन उसमें से भी ज्वेलरी की डिमांड, ज्वेलरी के तौर पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ पर काफी बड़ी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह के चेंजेस हमने होते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप ग्रोथ इंक्रीज इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, जैसे देखने जाए 1950s में 60s में हैंडमेड ज्वेलरी बहुत चल रही थी। 1980s 90s में जब एक मौका आया तभी चेंज हो गई। बाकी जो हैंडमेड ज्वेलरी थी, जितनी मार्केट में डिमांड थी उससे जितनी प्रोडक्शन थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही थी। 80s 90s के अंदर मशीनरीज सब चेंज की लाए, कास्टिंग ज्वेलरी की लाए। उसके बाद एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई 1991 में जब गोल्ड कंट्रोल हटा। उसके बाद पूरी मार्केट खुली, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खुली और लोगों ने काफी मशीनें इंपोर्ट की, जिस वजह से काफी गोल्ड बार्स की भी इंपोर्ट बढ़ने लग गई। रोज गोल्ड की ज्वेलरी, बाकी सब ज्वेलरी 2000 के बाद बननी चालू हुई, जिसकी वजह से मार्केट की जो डिमांड जितनी ज्यादा थी, सोना है सुरक्षा के लिए, तो लोग काफी ज्वेलरी बाय करने लग गए। जब एक लेडी ज्वेलरी भी खरीदती है, 30,000 का भाव था आज से 3-4 साल पहले, और 10% 15% की मेकिंग चार्जेस भरने के बाद अगर एक लेडी अपनी ज्वेलरी चेंज भी करना चाहती है तो ज्यादा लॉस उसको नहीं होता, बेचने के बाद भी उसको फायदा महसूस होता है उसके अंदर। तो ये देखते देखते काफी डिमांड भी एंड कंज्यूमर के पॉइंट पे बढ़ी। जैसे कॉलिन जी ने बताया कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स और सिस्टम्स इतने बराबर और स्मूथ हो गए हैं, जिस वजह से कॉर्पोरेटाइज हो गया है पूरा बिजनेस बुक्स में आ गया है। काफी शोरूम्स बढ़ रहे हैं, काफी कॉर्पोरेट्स ने 100, 150, 200 शोरूम्स में गए। छोटे एरियाज के अंदर, जिलास के अंदर शोरूम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने आप डिमांड्स मीट हो रही है। पहले जमाने के अंदर लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक छोटी ज्वेलरी लेने जाते थे, लेकिन आज देखो तो बाजू वाले कुछ 100 मीटर या 200-500 मीटर्स के अंदर ही ज्वेलरी शॉप्स उपलब्ध हैं, जिस वजह से हम लोग इमीडिएटली बाइंग एज ए रिटेलर कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर और भी शोरूम्स बढ़ेंगे, डिमांड और भी बढ़ेगी। लोगों ने ये सोचा कि रेट्स बढ़ने के बाद क्या डिमांड कम होगी, लेकिन कभी भी कंज्यूमर बढ़ती चीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहता है। और गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो आज काफी टाइम पहले, जैसे आपने बताया, 89 रुपीज था, 112 रुपीज था पर 10 ग्राम 1950 में, फिर 5000 रुपीज में आया, आज 52 लाख रुपीज किलो है। तो ये आने वाले टाइम के अंदर भी अगर आज आगे 10 साल आगे देखेंगे तो 75 लाख रुपीस किलो, 80 लाख रुपीस किलो तक ही जाएगा। तो बढ़ती चीज है और कोई भी इन्वेस्टर भी समझो या एंड कंज्यूमर भी समझो बढ़ती चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गोल्ड की चमक आने वाले सालों में बढ़ते ही जाएगी। जी हाँ, अगर आप वो चार्ट देखें जो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्लियरली अगर आप पिछले 10 साल देखें, 20 साल देखें, 75 साल भी अगर देखें तो लगातार तेजी यहाँ पर सोने और चांदी के प्राइसेस में देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा संयम जी, हाँ, हैंडमेड से लेकर मैकेनाइजेशन तक, रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, हमने बहुत सारे यहाँ पर इनोवेशंस भी आते हुए देखे हैं, चाहे वो डिजाइन के तौर पर हो या फिर टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एक और चीज यहाँ पर है वो है डायमंड, जहां पर हमने बहुत पहले ही एक बड़ा अपने आप को एक मैप पे यहाँ पर लैंड किया था, लेकिन वो था रफ से पॉलिश डायमंड के तौर पर। लेकिन जिस तरह से हमने डायमंड की कंजम्पशन भी अब यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनते हुए देखी है, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। सचिन, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जब डायमंड की ग्रोथ बनता हुआ देखते हैं? थैंक यू मनीषा। एक तो आपके जरिए से मैं बताना चाहूंगा कि एक तो जैसे 75 इयर्स ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस है, तो ये पिछले 75 साल हमारे डायमंड बिजनेस के लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। 1947 एक साल था जहां पे पहली बार हीरो को एक इमोशनल तरीके से कंज्यूमर के सामने रखा गया। पहली बार डायमंड इज फॉरएवर, जो एक लिखी गई लाइन, हीरा है सदा के लिए, एक लाइन लाई गई जिससे कस्टमर्स एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन एक हीरे के साथ कर पाए। और उस दिन से, जैसे कॉलिन ने मेंशन किया, लीडिंग मार्केट्स अमेरिका रहे हैं, चाइना रहे हैं। तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे पाऊं तो आज की तारीख में भी करीब 50 to 51% जो डायमंड निकलते हैं वो अमेरिकन मार्केट में यूज होते हैं, करीब 17 से 18% चाइना मार्केट में यूज होते हैं, और इंडियन मार्केट इज अबाउट 8%। और हमारी डीबीएस की जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि हमारे हिसाब से दिस मार्केट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो टू अबाउट डबल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 8 years। और ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पिछले कुछ सालों से चालू है। इसके रीजंस रहे हैं कि एक तो हमारा रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छी रिटेल स्पेस डायमंड के प्रति दी जा रही है।
बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। पहले जैसे बोला जाता था कि एक हीरा ले रहे हैं, इसका दाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पता नहीं होती थी। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ज्वेलर्स इन इंडिया स्टैंड बिहाइंड द प्रोडक्ट। अपने जो आपको कस्टमर को देते हैं उसके पीछे वो खड़े होते हैं। संयम जीजेसी के पार्ट हैं, और ट्रांसपेरेंसी के प्रति जो इतना इतना इमेंस वर्क जीजेसी ने करा है टू ब्रिंग के एक कॉन्फिडेंस से कस्टमर आ पाए और ले पाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा है वो है ये रहा है कि एक लाइफस्टाइल में चेंज है। जैसे पहले हम लोग ज्वेलरी खरीद के उसे लॉकर में रखने को एक तरह से एक हमारे प्रथा थी। आज के कस्टमर्स अपनी ज्वेलरी खरीद के उसको एंजॉय करना चाहते हैं, अपने एक्सेसराइजेशन में, अपनी लाइफस्टाइल में एंजॉय करना चाहते हैं, और डायमंड्स उस हिसाब से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, नए डिजाइन हैं, उनके एक लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट हो रही है। सो हम लोग का सोचना यह है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है डायमंड बिजनेस के लिए ग्लोबली, और ये समय इंडिया का है। मेरा सोचना यह है कि दिस इज आवर टाइम टू नॉट जस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड कि वी आर इंडियंस और आवर प्रोडक्ट, बट दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। मतलब हमारा इस समय सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया का समय है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ मेजर्स हैं जो हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे हैं पिछले कई सालों में, जिन्होंने इस सेक्टर के लिए ऑफ कोर्स काफी काम किया है। नवीन, आपके पास आना चाहेंगे। और एक और चीज जो हमने कई सालों में यहाँ पर आते हुए देखी है वो सोने की फाइनेंशियलाइजेशन है। पहले सिर्फ ज्वेलरी के काम पे यहाँ पर काम होता था, स्त्री धन के नाम से सोने को यहाँ पर देखा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर कारोबार है, फाइनेंशियलाइजेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नए एक्सचेंजेस खुलते हुए हमने देखे हैं, कारोबार को एक नया टर्न हमने लेता हुआ देखा। आप कैसे देखते हैं पिछले कई साल? मनीषा, सबसे पहले तो मैं आपको, पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम को और व्यूअर्स को इस 75वीं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। डेफिनेटली मतलब कि जब से ये इन मार्केट्स आए हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हुआ है, पर्टिकुलरली विद एमसीएक्स और द कमोडिटी एक्सचेंजेस जो आए 2003 में, जुड़ा हुआ हूं मैं उसके साथ। इस दौरान हमने काफी रिफॉर्म्स देखे मनीषा। एक्सचेंज इज वन पार्ट ऑफ इट। वी हैव सीन, जैसे पहले होता था, आपने बिल्कुल सही कहा, स्त्री धन की तरह सोने को देखा जाता था सिर्फ। आज की डेट में वो तो एक इम्पोर्टेंट है ही पार्ट गोल्ड के लिए, पर अगर आप सोने को देखें तो एक तरह से फाइनेंशियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफी एक इम्पोर्टेंट तरीके से उभर कर आया है 2008 के बाद। Particular changes have happened when we felt about this financial crisis in 2008. So people started looking gold as a different avenue to minimize the portfolio risks and maximize the returns. And therefore, हमने देखा कि जब भी uncertainty बनी markets में, gold has turned as one of the most effective asset class to hold on to the losses of the other asset classes. तो ETF विकल्प आया, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2015 में लॉन्च हुए, वो एक नया विकल्प बना। एक्सचेंज by themselves have started giving the transparency for the entire industry in bullion markets, be it gold and silver. So I think there's lot many things which has happened कुछ सालों से, and definitely ये reforms काफी हद तक देश के लिए भी और इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए भी फायदेमंद का सौदा रहा। तो अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी, एक ओपेकनेस थी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो कि धीरे धीरे खत्म होगी, एकदम तो नहीं होगी पर लेकिन हाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आया है, क्वालिटी कॉन्शियस लोगों को ज्यादा, मतलब कि the people have become more quality conscious in terms of gold and silver. So I think all these changes have been benefited till now, and they will continue to benefit from whatever the reforms जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पिछले कई सालों में। आई थिंक आइडल गोल्ड वैसे माना जाता है, गोल्ड आइडल है, इट इज अ नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट क्लास, नॉन रिटर्न एसेट क्लास, बट देन जब भी इसने रिटर्न्स दिए हैं, दोज रिटर्न्स हैव बीन सुपर फिनोमिनल
be it 2020, be it 2007, 2008. जी Lot many things have happened. Even in 1980s, when the US were going through with a very high inflation, the gold was the savior at that particular point of time. तो मैं जी कहता हूँ इन्वेस्ट, so particularly पोर्टफोलियो की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह जब से लोगों ने इसको देखना शुरू करा एसेट क्लास को, काफी हद तक हमें चेंजेस दिखाई दिए जी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली, काफी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं और जैसे आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे यहाँ पर उभरा है और सिर्फ स्त्री धन नहीं, फाइनेंशियलाइजेशन है, ट्रेड